हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाईफाई अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आज आपका सैटरडे है और सैटरडे आपकी स्पेशल क्लास होती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके नए सेशन के बारे में और आज का जो आपका सेशन है ये रहने वाला है मेगा सेशन। आज इस सेशन में हम लोग आपके सभी वनडे एग्जामिनेशंस में आने वाले जनरल साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप चाहे बात करें किसी भी पेपर के बारे में, जैसे कि आपका यूपीएसआई के पेपर होते हैं, लेखपाल के आप लोगों ने बहुत सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया होगा, साथ ही साथ आपके यहाँ पर स्टेट वाइज पीसीएस के पेपर होते हैं, इसी के साथ साथ आपके पास यूपी ट्रिपल एससी का भी पेपर होता है ना। तो इन सभी एग्जाम्स में आने वाले किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं सामान्य विज्ञान के, दोस्तों आज हम सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। और आज के सेशन में हमारे साथ गुजराती बॉय आकिब, चीकू, शिवानी गुप्ता, पुनीत, पूजा, शक्तिमान एंड और कौन है, अंकित यादव, पुनीत एंड ऑल दी कैंडिडेट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करेंगे आपके आज का सेशन। मैं बहुत अच्छी हूँ गुजराती बॉय, आप बताइए आप कैसे हैं, आप सभी लोग कैसे हैं। होपफुली आप लोगों ने पूरा वीक बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर करा होगा एंड रिवाइज भी किया होगा। चलिए आज देखेंगे कि आज आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आपके आज का नया मेगा सेशन और स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखो क्वेश्चन का पूरा जो फिनोमिना है ना, समझते हुए चलेंगे पूरे सेशन में। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ट्राई कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को और पूरा ट्राई करना कि आप सही से सही आंसर आप लोग इसमें से चूज कर पाए। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिएगा। कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं निम्न में से किससे। सिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा, किसी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा, किसी फंगस के द्वारा या किसी वायरस इन्फेक्टेड कोशिका के द्वारा। तो दोस्तों हम निम्न में से किससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और आंसर्स यहाँ पर क्या बात है, फटाफट से आंसर्स आ गए हैं। फंगस आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर बहुत सारी फंगस है, फंगस यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिसकी सहायता से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं और मेडिकल फील्ड में इनका बहुत यूज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा इस पूरी टेबल को। दोस्तों टेबल में सबसे पहली जो मेडिसिन है ये लिखी हुई है पेनिसिलिन, है ना, सबसे पहली है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जिस फंगस के द्वारा प्राप्त की जाती है इसको बोला जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा। अगला आप देख लो यहाँ पर जो सेकंड मेडिसिन हमारे पास है एंड थर्ड भी हमारे पास है, फोर्थ हमारे पास है, फिफ्थ हमारे पास है। ये कुछ मेडिसिन हैं जो आपके अलग अलग फंगस के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने के हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि जो कैंडिडेट यहाँ पर किसी बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टेबल काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, है ना। आरती मुझे बता रही है कि इसका डिस्कवरर कौन है, फ्लेमिंग। अच्छा, और यूनेस्को विरासत, भाई आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों ने मार्क किया है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर जनरली यूज्ड फॉर। निम्न में से दोस्तों किसके द्वारा या किसके लिए डायोड्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर। तो पहला ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन के लिए, यानी कि परिशोधन के लिए, सिग्नल्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे इसका, या एम्प्लीफिकेशन के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, या फिर फिल्टरेशन के लिए। तो सभी टर्म्स आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड है ना। ध्यान से आंसर करना कि डायोड्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, हम क्यों हर एक सर्किट में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में डायोड लगा देते हैं, क्या रीज़न हो सकता है बताइए। चीकू आंसर कर रहे हैं मुझे और निमी, अच्छा शिवानी ने भी आंसर करा है, पुनीत ने आंसर किया है। बिल्कुल दोस्तों आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रेक्टिफिकेशन के लिए। देखो डायोड का हम यूज़ करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए। रेक्टिफाई क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स, जो भी आपके यहाँ पर सिग्नल्स फ्लो कर रहे होंगे पूरे के पूरे सर्किट में दोस्तों, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग डायोड यूज़ करते हैं, राइट। अगला देखिए, एन एनीमोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एनीमोमीटर के द्वारा हम निम्न में से किसको मेजर करते हैं, मापते हैं। प्रकाश की गति को, वायु की गति को, जल धारा की गति या उपग्रह की गति। तो स्पीड है ये तो कंफर्म है, लेकिन स्पीड किस चीज़ की, प्रकाश की, वायु की,
जलधारा की या सैटेलाइट्स की? ट्राई कीजिएगा, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करिएगा। देखो आंसर अगर आपका गलत आता कोई इशू नहीं है, बस ट्राई करना कि आपकी अप्रोच जो है ना आपको पता चल पाए। आपका जो आंसर है यहाँ पर, कुछ लोगों ने मुझे बोला है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन प्रकाश के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे। देखो इसको आप ब्रेक करके थोड़ा सा याद रखो, मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ एनीमोमीटर के बारे में। दोस्तों ब्रेक करोगे तो मीटर को अलग निकाल दो, मीटर आपका बता देगा कि ये एक यंत्र है, डिवाइस है। एनीमो जो है ये रिलेट करेगा आपकी वायु से, किससे? वायु। तो ये मेजर करता है स्पीड ऑफ विंड, राइट? ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अब एक बार देख लो एनीमोमीटर होता कैसा है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये रॉबिन्सन एनीमोमीटर है। कौन सा एनीमोमीटर है? रॉबिन्सन, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा याद रखना, काम आपको पता चल चुका है। स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है। बेसिकली यहाँ पर आपको 4 तरह के अलग अलग पार्टीशंस दिख रहे हैं ना, तो 4 पार्टीशंस 4 दिशाओं को ये फॉलो करेंगे, तभी तो पता चल पाएगा कि जो वायु की गति है वो किस दिशा में आपकी काम कर रही है, राइट? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। यहाँ पर कोयले के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपके बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि आपसे जो सामान्य विज्ञान पूछा जाता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता। वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई रॉकेट साइंस कैसे बनता है, या फिर रॉकेट साइंस में आप लोगों ने क्या चीज़ें कुछ पढ़ी हुई हैं, बहुत टफ नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा बिल्कुल जनरल चीज़ें कि आप किस तरीके से करके अपने विज्ञान को अपनी डेली बेस की लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, है ना? डेली बेस की लाइफ, आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी काम करते हो, आपका हर जगह साइंस अप्लाई होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस वहीं से ज़्यादा बनेंगे। अब जैसे कोयले के बारे में पूछा गया है, तो सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला आपसे पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर पता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या पिट है। और कमेंट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं। ओके दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, एंथ्रासाइट। देखो अलग अलग ना क्वालिटी होती है कोयले की, इसी हिसाब से कोयले के प्रकार भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बिल्कुल मोटे तौर पे बात करूं तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टी, 4 टाइप आपको मिलेंगे कोयले के, जिसमें आपका फर्स्ट है एंथ्रासाइट। ये हाईएस्ट क्वालिटी का माना जाता है। देखो कोई भी कोयला सबसे अच्छा तब होगा जब वो दहन के बाद जो एशेज है ना, जो राख निकलती है वो तो निकाले कम से कम, लेकिन उससे जो कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है ना, जो उससे ऊष्मा मिल रही है दोस्तों, वो मिलनी चाहिए हाई, यानी कि वो दहन के बाद में आपको ऊष्मा बहुत अधिक दे और राख और उसका जो वेस्ट है ना वो कम से कम दे। तो ऐसा कोयला सबसे अच्छा होगा। तो ऐसे में एंथ्रासाइट आपका बिल्कुल बेस्ट होता है। फिर आपका यहाँ पर आता है बिटुमिनस, ठीक है, ये ब्लैक कलर का होगा लेकिन थोड़ा सा डल होगा, शाइनी नेचर का नहीं होगा। फिर आपका रहेगा थर्ड पे लिग्नाइट। लिग्नाइट आपका और भी खराब होता है थोड़ा सा प्रॉपर्टी में, ये ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। ये इसके बाद आपका आता है पिट कोयला, ये सबसे खराब होगा, जो आपको बहुत अधिक मात्रा में तो राख देगा लेकिन बहुत छोटी सी मात्रा में आपको ऊष्मा प्रदान करेगा, राइट। कारगिल एरिया में पाया जाता है। हाँ, एंथ्रासाइट देखो बहुत सारे एरिया में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर पाया जाएगा। 90% कार्बन, हाँ कार्बन के बेसिस पे भी आप इसको याद रख सकते हो, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज बाय विच इंडस्ट्री। किस उद्योग में हम लोग लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का यूज करते हैं कच्चे माल के रूप में, ठीक है। रॉ मटेरियल यूज करते हैं, यानी कि बिल्कुल इसको इन्वेंट्री के तौर पे यूज किया जाता है। देखो इसको हम चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और एक नाम और है इसका चुनाश्म, ठीक है। कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो याद रखना, चुनाश्म का नाम भी इसको दिया जाता है। कभी पेपर में आ जाए फिर आपको पता ना चले कि ये चीज़ क्या है। तो चूना पत्थर से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट या पेट्रोकेमिकल्स। बताइए ट्राई करके। हाँ जी, फिफ्थ का, अच्छा आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सीमेंट हो सकता है, बिल्कुल सीमेंट इज द राइट आंसर। देखो चूना पत्थर हम यूज करते हैं वैसे तो काफ़ी सारी अलग अलग फील्ड में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, राइट। यहाँ देखिए लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, आपको मिल्की कलर का ये दिखाई देगा,
शाइनी नेचर नहीं होता, डल होता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, फ्रेजाइल होता है बहुत ज़्यादा। कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, यानी कि जिसमें आपके कार्बन्स पाए जाएंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखना, मरीन ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि कोराल हो गया, ठीक है, फोरामिनीफेरा हो गया, मॉलस्कस हो गए, तो वहाँ से इसको बहुत अधिक तरीके से प्राप्त किया जाता है। और इसके बेसिकली मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्साइट याद रखिएगा, क्योंकि इसके खनिज बहुत पूछे जाते हैं, कैल्साइट और एरागोनाइट, ठीक है। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट किसका क्रिस्टल बनाता है, तो उसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, CaCO3, क्योंकि साइंस में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से उठकर ये टॉपिक आया है, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, तो इसलिए याद रखिएगा CaCO3, राइट। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार। दोस्तों तारे जो होते हैं, तारे का रंग निम्न में से किस चीज़ को इंडिकेट करता है? देखो आप लोगों ने बहुत नोटिस किया होगा, सभी स्टार्स एक से नहीं चमकते हैं, जब वो ट्विंकल करते हैं तो अलग अलग तरीके से ट्विंकल करते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? कि उनका वज़न कम या ज़्यादा है, दूरी कम या ज़्यादा है, तापमान कम ज़्यादा है, या उनका साइज आकार कम या ज़्यादा है ना। तो बताइए आंसर क्या होगा। एंड आंसर्स आ रहे हैं कि तापमान, टेम्परेचर। देखो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छे से याद रखना, अगर मैं स्टार को ऐसे क्लासिफाई कर दूं कि जब आपका स्टार बना है तो उसको बोल देते हैं बेबी स्टार, ठीक है, जब बिल्कुल वो बना हुआ है, और उसको जब काफ़ी टाइम हो गया है बने हुए तो उसको हम बोल सकते हैं एडल्ट स्टार। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब बेबी स्टार होता है ना, शुरुआत में ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और बाद में जब ये एडल्ट हो जाता है तो ये आपका हल्का सा रेडिश कलर में चला जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली तापमान डिफाइन करता है कि आपका तारा कितना चमकेगा या नहीं चमकेगा। तो अधिक तापमान रहेगा तो अधिक चमकेगा, ठीक है, राइट। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सीक्रेट इंसुलिन। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है? अब इंसुलिन क्या चीज़ है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर मिलती है, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो है स्मार्ट स्टडी। देखो इंसुलिन के बारे में अगर आपसे बातचीत करें तो इंसुलिन वही फैक्टर है जिसकी वजह से लोग डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया है इसको डायबिटिक हब के नाम से जाना जाता है। क्यों डायबिटिक हब के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इंडिया में 65% जो पॉपुलेशन है ना, वो आपकी डायबिटीज़ का ही शिकार मानी जाती है। तो इंसुलिन जो है ये बेसिकली बनता कहाँ पर है, तो आप मुझे बता रहे हैं जैसे, राइट, लेकिन उसके अंदर भी देखो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो कौन सी वाली कोशिकाओं में बनेगा, तो बनेगा आपके बीटा सेल्स में, ठीक है, बीटा सेल्स में बनेगा, बीटा कोशिकाओं में बनेगा। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है सिंबल में, तो सिंबल भी याद रखिएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, बीटा इंसुलिन, अल्फा ग्लूकोजन, बिल्कुल चीकू ने बिल्कुल अच्छी बात बताई है कि बीटा से आपका बनता है इंसुलिन और अल्फा सेल से बनता है आपका ग्लूकोजन। लैंगरहैंस याद रख सकते हो आप बिल्कुल, क्योंकि वहीं पर आपके बीटा कोशिकाएं पाई जाएंगी। गुड, चलो ये तो मेरे ख्याल से, अच्छा सोनू यादव मेरठ से, क्या बात है। अगला देखो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों अगर हम किसी परमाणु की परमाणविक संख्या देखते हैं तो निम्न में से किसकी संख्या का पता चलता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, या न्यूट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स दोनों की संख्या के बारे में पता चल जाता है ना। तो बताओ, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ कार्बन के बारे में, हम कार्बन को डिफाइन करते हैं C612 के साथ में, या आप कोई भी ले लो, आप ले लो ऑक्सीजन 8O16। तो दोस्तों इनका जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये वाला 6, इसका ये 8, ये किस चीज को डिफाइन करता है? जल्दी से बताओ किसको डिफाइन करता है? देखो ध्यान रखना, इनका जो भी एटॉमिक नंबर होगा या तो वो प्रोटॉन को डिफाइन करेगा, है ना, सबसे पहले वो प्रोटॉन को ही डिफाइन करेगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों ने जाना है बी के साथ में, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है वही होगी उसके अंदर मिलने वाले परमाणु क्रमांक की संख्या। सही हो गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच सेल डिसऑर्डर इन अवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस।
दोस्तों हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिसके डिसऑर्डर की वजह से किसी भी पर्सन को ना वर्णांधता का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये बीमारी होती तो है वैसे किस वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से, है ना। विटामिन ए है उसकी कमी की वजह से मेनली हमें आंखों के रोग हो जाते हैं। लेकिन कोशिका कौन सी है, डब्ल्यूबीसी की कमी, डब्ल्यूबीसी की मतलब गड़बड़ी हो जाती है, या कौन सेल्स की, रॉड सेल्स की या न्यूरॉन्स की। दोस्तों आंसर बताओ किसका यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। कौन सेल्स आंसर आ रहा है बैक टू बैक, देखो राइट बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बार आप लोग जरूर यहाँ पर देखना कि किस तरीके से करके हमारी आंखों के अंदर दोस्तों दोनों तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ देखिए आप लोग देख पा रहे हैं अपनी अपनी स्क्रीन पर। ओके तो आप लोग देख पा रहे हो ना अपनी अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर देखो स्क्रीन पर ये आपको आई दिख रही है, ठीक है। हमारी दोस्तों आंखों में देखो जब भी इमेज बनती है, किसी भी वस्तु की चित्र बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ये तो सबको क्लियर है ना। रेटिना पर वो चित्र बनता है। रेटिना के अंदर ही देखो छोटे से इस एरिया को यहाँ जूम करके दिखाया हुआ है कि रेटिना का जो भाग है ना वहाँ पर आपको अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलती हैं। जैसे कुछ मिलती हैं गैंग्लियन कोशिकाएं, कुछ मिलती हैं बाईपोलर कोशिकाएं, तो कुछ मिलती हैं रॉड प्रकार की और कुछ मिलती हैं कोन प्रकार की। जितनी येलो वाली हैं ये सब आपके रॉड के स्ट्रक्चर की हैं, और जितनी भी आपके पास कोनिकल हैं, शंकु के आकार की हैं, इनको हम कोन्स बोलते हैं। तो दोस्तों कोन्स वाली ना कलर के लिए जिम्मेदार होती हैं। देखो हमारी आंखें कलर को तभी डिफरेंशिएट कर पाती हैं जब ये कोशिकाएं काम करती हैं। और रॉड्स वाली क्या है, ये विजन के लिए काम करती हैं ताकि हम चीज़ों को देख पाएं। तो देखने के लिए रॉड वाली कोशिकाएं, और कलर कौन सा है उसके लिए कोन वाली कोशिकाएं। ठीक है, चलो रेटिना पर बनने वाला इमेज कैसा बनेगा, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। राइट चीकू, चीकू ने बिल्कुल सही बोला है। और मैंने आपको ये भी बताया था साथ ही साथ कि ये जो इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ये इमेज हमारे ब्रेन के द्वारा क्या हो जाती है, वापस से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा ऊष्मा क्या पूछ रहे हैं आरती भूनिया कि ऊष्मा को हम एनर्जी बोलते हैं, नहीं, ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं हीट। देखो यहाँ मुझे लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरती का क्वेश्चन है कि ऊष्मा को क्या बोलते हैं बच्चा, ऊष्मा को हीट बोलते हैं। और ये जो आप एनर्जी बोल रहे हो दैट इज ऊर्जा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लीजिए आप स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ फोसिल्स, निम्न में से कौन सी चीज फोसिल्स यानी कि जीवाश्म का अध्ययन कहलाती है। ऑप्शन देखिए एथोलॉजी, एटियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, या आपके पास, अच्छा हिंदी वाले तो बता ही सकते हैं, इंग्लिश वाले को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में तो यहाँ लिखा हुआ है जीवाश्म विज्ञान। तुरंत पता चल जाएगा आपको कि ऑप्शन नंबर डी होगा। सही बात है ना। इंग्लिश वाले याद रखिएगा पैलेंटोलॉजी। क्लियर है। यहाँ एटियोलॉजी वैसे होता क्या है, तो ये आपको हमेशा ओरिजिनेशन के बारे में बताएगा। दोस्तों देखो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि अगर आप मानव के बारे में स्टडी करते हो तो वो आपका जाएगा मानव विज्ञान में, और अगर आप किसी के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हो तो वो जाएगा आपका आचार शास्त्र में। राइट, मार्क किया सब लोगों ने ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। दोस्तों आइसोटोप्स के रासायनिक गुण, कोई भी आइसोटॉप है, आप चाहे हाइड्रोजन के ले लें, ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3, आप चाहे ये वाले आइसोटॉप्स ले लें, या आप आइसोटॉप्स ले लें यहाँ पर कार्बन के ले लें, किसी के भी ले लें, ठीक है। इन सभी के कौन से गुण समान होने चाहिए। अच्छा सॉरी, पूछा गया है इन सभी के रासायनिक गुण जो हैं ये समान होने चाहिए, अलग होने चाहिए। समान होने ज़रूरी नहीं है या अलग होने ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा,
आइसोटॉप्स बनते हैं एक ही तत्व के। अब जब वो एक ही एलिमेंट के बन रहे हैं तो उन सभी के रासायनिक गुण हमेशा बराबर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर मार्क करेंगे। सबने मार्क किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नींबू का जो स्वाद है वो खट्टा होता है, खट्टा क्यों होता है ना? तो खट्टा क्यों होता है? तो इसके अंदर मिलता है एक एसिड, ठीक है। और दोस्तों जो एसिड मिलता है उसका पीएच मान कितना होता है? 2.4, 2.4 पीएच मान का एसिड मिलता है। एसिड कौन सा है? साइट्रिक, एसिटिक, ऑक्सैलिक या फॉर्मिक एसिड? तो ध्यान रखिएगा, एसिड आपका मिलता है नींबू में साइट्रिक एसिड, ठीक है। जितने भी साइट्रस फ्रूट्स मिलेंगे ना आपके खट्टे वाले, अक्सर उन सभी में आपका साइट्रिक एसिड मिलेगा। सब लोगों ने मार्क कर लिया है ना? यहाँ देखो आपको मैं बता देती हूँ दोस्तों, अगर मैं बात करती हूँ सिरके की, सिरके में मिलता है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा मिलेगा? विनेगर, यानी कि सिरका में मिलेगा आपका एसिटिक एसिड, याद रखिएगा। लाल चींटियाँ हो या मधुमक्खी होती है ना, या फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा होता है दोस्तों, तो कीड़ों में मिलता है आपका फॉर्मिक एसिड। इसी वजह से जब भी कोई कीड़ा हमें काट लेता है तो हमें दर्द भी होता है और हमें इचिंग हो जाती है ना। खट्टे फलों में, साइट्रस फ्रूट्स में मिलेगा आपको साइट्रिक एसिड, जिसमें आपको मैंने लेमन भी बता दिया। दही में कौन सा मिलता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। आंवला में क्या मिलेगा? एस्कॉर्बिक एसिड। अंगूर की बात कर लें या पके हुए मैंगोज, जैसे अभी आपका सीजन चल रहा है मैंगोज का, तो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होते हैं मैंगोज। मैंगो में कौन सा एसिड होता है? सब ध्यान रखिएगा, टार्ट्रिक एसिड मिलता है मैंगोज में। और पालक में कौन सा एसिड मिलेगा? जो हम सर्दियों में बहुत यूज करते हैं, तो दोस्तों इसमें मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से सेव कर लेना, बहुत काम आएगी, राइट। हाँ, एप्पल में क्या मिलेगा? एप्पल में किसी का क्वेश्चन आया है कि भाई एप्पल में मिलता है आपका मैलिक एसिड, एप्पल में मिलेगा मैलिक एसिड, राइट। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड व्हाई ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेस शिप्स। दोस्तों जब आप अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं तो हमें भारहीनता का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का इनर्शिया की वजह से, त्वरण की वजह से, सूर्य गुरुत्वाकर्षण की वजह से या कक्षीय गति की वजह से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सैटेलाइट के अंदर बैठ के हम अपनी धरती का चक्कर लगाते हैं ना बाहर की तरफ, तो यहाँ पर ग्रेविटी शून्य हो जाती है। कितनी? ग्रेविटी शून्य, जी का मान हो जाता है शून्य। और इसी की वजह से हमें क्या फील होता है? वेटलेसनेस की कंडीशन फील होती है, राइट, ठीक है ना, जीरो ग्रेविटी, बिल्कुल। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मिलती है? दोस्तों जल्दी से मुझे बताना, ठीक है। लीवर मिलेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है। लीवर होगा या थायराइड है, पिट्यूटरी है या सलाइवरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी को हिंदी में बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। ट्राई कीजिए, कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है हमारे पूरे शरीर की। यहाँ किसी को क्वेश्चन आया कि भाई ततैये में कौन सा एसिड होता है, तो अभी बताया था मैंने आपको कि आपका कोई भी कीड़ा है, इन सभी में आपका फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होगी? तो एक ही हमारी ग्लैंड है जो सबसे बड़ी होती है, एंड दैट इज लीवर। हमारा यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे सबसे बड़े अंग के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे? हमारी बॉडी का अंग सबसे बड़ा, तो ध्यान रखना हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग जो है वो होती है स्किन, हमारी त्वचा। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होता है लेकिन बहुत मजे का है, बहुत अच्छे नंबर आपको दिला देगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्सटेंट एक उपकरण होता है जिसमें जिसका हम यूज करते हैं किस चीज को मेजर करने के लिए? गायनोकोलॉजी की फील्ड में इसको यूज करते हैं, नेविगेशन में यूज करते हैं, बर्थ कंट्रोल में यूज करते हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखिएगा, इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, ये आपका काम करेगा नेविगेशन की फील्ड में, ठीक है। यानी कि नो चालन के काम के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स इंसुलिन। अब देखो वापस से आपके पास इंसुलिन का क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन को
बनाता है या फिर उसका सीक्रेशन करता है? पेनक्रियाज, किडनी, गाल ब्लैडर या लीवर? तो दोस्तों कहाँ से इंसुलिन का बनना होता है? तो भाई इंसुलिन बनेगा हमारे अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, ठीक है। बनता है अग्नाशय में और काम किसके लिए करता है? हमारे ब्लड में मिलने वाली शुगर को कंट्रोल करने के लिए, हमारे रक्त में कितनी शर्करा मिलेगी उसको बैलेंस करने का काम करता है, राइट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, द एंटी पार्टिकल एंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? नाम बताना है आपको, ठीक है। एंटी पार्टिकल होते क्या है दोस्तों? तो देखो एंटी पार्टिकल, ध्यान रखना, कोई भी पार्टिकल है उसका एंटी यानी कि उसका विरोधी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही हूं तो इलेक्ट्रॉन का एंटी क्या होगा? जो समान तरह की विशेषताएं रखेगा, सेम प्रॉपर्टी रखेगा, है ना। कह लो कि बिल्कुल जैसे ट्विंस हो गए, ट्विंस हैं, दिखने में एक से हैं, प्रॉपर्टीज एक सी हैं, लेकिन एक नेगेटिव है तो दूसरा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इनके जो आवेश हैं, जो चार्ज है ना, वो बदल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आपका जो एंटी पार्टिकल है उसको क्या बोला जाता है? पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग मार्क कर लेंगे, सही है। चलो सुबोध भाटी, पहली क्लास है तो जरूर आगे से क्लास को अटेंड करना, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, द पोलर रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ, देखो जितने भी ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, पोलर एरियाज आपके नॉर्थन वाले और साउथर्न वाले, उनकी आबादी किस कारण से बहुत कम होती है? विरल होती है। विरल का मतलब है कम होती है। भाई वहाँ ज़्यादा लोग तो रहते हैं नहीं, इवन लोग तो कम ही रहते हैं, एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं, वो भी कम संख्या में। तो किस वजह से? कि वहाँ पर खनिजों की कमी रहती है, यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं वो अनसुटेबल होती है, सूट नहीं करती है, अनफर्टाइल भूमि होती है, या माउंटेनियस टोपोग्राफी की वजह से वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखना, पोलर रीजन्स में प्रॉब्लम होती है क्लाइमेट को लेकर। दोस्तों प्रॉब्लम वहाँ सारी जलवायु की है, वहाँ जलवायु ऐसी है ही नहीं कि हम लोग वहाँ ठीक से सर्वाइव कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार्क करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स फ्रॉम, तो यहाँ पर पूछा गया है, अच्छा ये एल्गी है, ठीक है, इट्स एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, शैवाल के फलने का क्या कारण है? ठीक है, तो ज़्यादा फलने का मतलब है ब्लूम होना, यानी कि उनकी संख्या बढ़ जाना, 1 से 4 बन रहे हैं, 4 से 16 बन रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो रीज़न क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सलाइनेशन की वजह से, कि कहीं पर आपका लवणता बढ़ गई है पानी के अंदर, है ना, नमकीन पानी ज़्यादा है, या यूरोट्रॉफिक आयन की वजह से, या बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। तो क्या रीज़न है कि पानी के अंदर शैवाल का बनना बढ़ जाता है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, यूरोट्रॉफिक आयन की वजह से, राइट। हाँ यहाँ पर आंसर कम आए इस बार इस क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज इनकरेक्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको जोड़े जो है ना उन पर थोड़ा सा काम करना है कि कौन सा पेयर है जो कि गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। गलत जोड़ा आपको चुनना है। पहला देखो हाइग्रोमीटर, देखो पहला जो वर्ड लिखा हुआ है ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, एनीमोमीटर और सीस्मोग्राफ। आगे लिखा है उनके द्वारा मेजर करने वाली प्रॉपर्टीज। तो हाइग्रोमीटर के द्वारा आप क्या मेजर करते हो? वेपर का कंटेंट, कि हमारे बाहर की वायु में आर्द्रता कितनी है। जैसे आजकल आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तभी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा नमी रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। लेक्टोमीटर, देखो लेक्टोमीटर से हम क्या नापते हैं? हमेशा दूध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूध की शुद्धता, दूध की डेंसिटी यानी उसका घनत्व, वो कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ग्रेविटी, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार्क कर देंगे। कितने लोगों ने मार्क किया है ना। चलो प्योरिटी के साथ साथ ना डेंसिटी भी याद रखिएगा, वो भी बहुत आपको हेल्प करेगी। अगला देखिए, बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री। किस उद्योग के द्वारा बॉक्साइट का यूज किया जाता है कच्चे माल के रूप में? तो सिंपल सा फंडा है, कच्चा माल कहने का मतलब है कि बॉक्साइट से हम कोई धातु को प्राप्त कर रहे हैं किसी ना किसी इंडस्ट्री में। तो किसको प्राप्त कर रहे हैं? एल्यूमिनियम को, आयरन को, स्टील को, या सोना, गोल्ड को।
बताइए भाई। तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा आपका? बॉक्साइट से देखो एक ही चीज प्राप्त होती है और वो है एल्यूमिनियम, है ना, बहुत ज्यादा फेमस है। देखो एल्यूमिनियम के ओर्स काफी फेमस है, इसको मार्क कर लेना। ओके चलो अगला देखो। संजना जब आपकी पहली क्लास है मेरे साथ में, तो पूरी तरीके से यहाँ बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को अप्लाई करो, है ना, ताकि आपको फायदा हो जाए। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्प ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री। अब पेपर इंडस्ट्री में पूछा गया है कि किस केमिकल का यूज करेंगे यहाँ पर हम पल्प की ब्लीचिंग के लिए। ठीक है, अब देखो सारे क्वेश्चंस ना आपसे प्रैक्टिकल पर्पस से पूछे जा रहे हैं कि आप कहाँ पर फिजिक्स या केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। तो माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, ग्लूकोज आइसोमेराज का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करेंगे, या आयोडीन और पानी का यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर ब्लीच करना होता है ना, ब्लीचिंग के लिए, ब्लीच का मतलब है रंग को उड़ा देना, रंगहीन बना देना। ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी, राइट, सी को मार्क कर लें फटाफट से। ओके नेक्स्ट देखिए, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स, प्रत्येक वस्तु जो गर्म होती है, कोई भी वस्तु है मतलब एनीथिंग, कोई भी वस्तु अगर गर्म है तो वो अपने अंदर से किस चीज का उत्सर्जन करती है? एक्स किरणों का, दृश्य किरणों का, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणों का, या यूवी रेस का, अल्ट्रावायलेट किरणों का। तो दोस्तों कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आपका गर्म है तो वो अपने अंदर से कौन सी रेस को बाहर निकालेगा? तो वो हमेशा निकालेगा अवरक्त किरणों को, ठीक है, इंफ्रारेड रेस को। ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर लें जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओजोन प्रोटेक्ट्स बायोस्फीयर फ्रॉम। दोस्तों ओजोन जो है ये जीव मंडल को किस चीज से बचाती है? देखो हम सबको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी लेयर्स मिलती हैं, जैसे कि आपका ट्रोपोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मल स्फेयर। तो मैं आपको थोड़ा सिंबल बता देती हूँ, आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसमें से ये होता है हमारा समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों यहाँ पर होती है ओजोन। क्या होती है? ओजोन। हमारी रक्षा किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेस से। मार्क कर लें ऑप्शन नंबर सी को। गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करोगे, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से किसे कनेक्टिव टिश्यू के रूप में नहीं जाना जाता? ट्राई कीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर? कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ओके तो दोस्तों आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्केलेटल मसल। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अस्थियां, कार्टिलेज और ब्लड, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज। किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, द्रव्यमान यानी कि m आणविक है, ठीक है, ये क्या होता है? ये उसके दाब के बराबर रहेगा, दाब का डबल रहता है, उसका आधा हो जाता है, या दाब से रिलेट नहीं करता। तो दोस्तों कोई भी आपके पास गैस है, अगर गैस का आपसे परमाणुक द्रव्यमान पूछा है तो वो हमेशा उस गैस के दाब से डबल रहेगा। हमेशा याद रखना, इस पूरे स्टेटमेंट को याद रखना, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, डबल रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग मार्क कर लें जल्दी से। मार्क किया सब लोगों ने? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यीस्ट इज आ। दोस्तों यीस्ट क्या चीज होती है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गे है, या फिर आपके पास ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा कैटेगरी में आती है। बताइए यीस्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? हाँ जी, आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंसर आपका यहाँ पर एक ही होगा और वो है फंजाई। भाई कवक होता है ना, कवक की कैटेगरी से आपका बिलोंग करता है यीस्ट। क्लियर? चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक तौर पे स्रोत नहीं है? मतलब कमर्शियल तौर पे, है ना, यानी कि आप लोग उसको कॉमर्स के फील्ड में यूज नहीं कर सकते हो।
कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है या फिर फायर वुड है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, कोयले का हम यूज कर सकते हैं हर एक इंडस्ट्री में, जहां पर भी उसका यूज करना चाहो कर सकते हैं। पेट्रोल का भी कर सकते हैं, नेचुरल गैस का भी कर सकते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा सेफ और क्लीन है। लेकिन दोस्तों अगर हम लकड़ी को जलाकर उसका यूज़ करें तो वो खराब बात है ना, उसका हम यूज़ नहीं कर सकते कॉमर्स के बेसिस पे। तो आंसर आपका रहेगा फायरवुड, जिसको हम ईंधन कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि लकड़ी वाला ईंधन। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा सही। देखिए नेक्स्ट, brown stains in vessels and clothes indicate the presence of high quantities of dash in water। देखो, अगर पानी की वजह से बर्तन के ऊपर या कपड़ों के ऊपर आपको कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, कुछ दाग दिखाई देते हैं, तो पानी में किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीज की या क्रोमियम की? ट्राई कीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज या क्रोमियम। गाइस डू फास्ट, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे आप लोग। सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल रोहित, अगर आप CHSL के लिए पढ़ रहे हैं बच्चा, तो आप CHSL के लिए सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर जो है ना रुके हुए, ये वापस से शुरू हो जाएंगे जैसे ही आपका कोरोना से थोड़ा सा फ्री होगा ना डिपार्टमेंट, तुरंत पेपर करा देगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज की मात्रा अधिक होने पर पैचेस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में मिलने वाला आपातकालीन हार्मोन कौन सा सही होगा? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या प्रोजेस्टेरॉन? तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है जिसे इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जाना जाता है? आपातकालीन बोलो या फिर बोलते हैं इसको फाइट हार्मोन भी बोलते हैं इसको, है ना, फाइट हार्मोन का नाम भी इसको दिया जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है करो या मरो, ये भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों आप लोगों ने नाम ध्यान रखने हैं। आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे यही हार्मोन है जिसकी मात्रा हमारी शरीर के अंदर बढ़ जाती है, बहुत अधिक मात्रा में इसका बनना शुरू हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव्स? निम्न में से कौन सा शब्द है जो ध्वनि से नहीं जुड़ा हुआ है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या मैक? मैक नंबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तरंगों से जो जुड़ा हुआ नहीं है तो वो आपका एक ही है और वो है आपका कैंडेला, क्योंकि दोस्तों कैंडेला रिलेट करता है आपका ज्योति तीव्रता से। किससे? ज्योति तीव्रता से। ठीक है, क्लियर? और यहां पर आपसे पूछा गया ध्वनि को लेकर, तो ऑप्शन आपका रहेगा सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है? देखो, ये रही हमारी धरती माता, और धरती माता के ऊपर यहाँ पर है, इस एरिया में हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो इस एटमॉस्फेयर को पढ़ने के बेसिस से डिवाइड किया गया है अलग अलग लेयर्स में। तो दोस्तों सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है? देखो, नीचे से बिल्कुल स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आती है आपकी पूरी की पूरा यहाँ पर आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर आपके पास यहाँ पर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, फिर मीसोस्फेयर, आपका थर्मल स्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो सबसे बाहर की कौन सी होगी बताइए? आपका रहेगा एक्सोस्फेयर। ठीक है, कितने लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर डी, एक्सोस्फेयर, यानी कि बाह्य मंडल कह सकते हैं, बहिर्मंडल भी इसको कह सकते हैं। आयनोस्फेयर इसको थोड़ा सा पहले पड़ेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए, वेब्ड नेक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? झिल्लीदार गर्दन निम्न में से किसका एग्जाम्पल हो सकती है? डाउन सिंड्रोम का, टर्नर सिंड्रोम का, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का या क्रूटू-चेट सिंड्रोम का? तो ये सभी आपको बहुत ही सीवियर बीमारी के नाम दिए हुए हैं। तो वेब्ड नेक किस में मिलेगी? ध्यान रखना, टर्नर सिंड्रोम बीमारी में। राइट, ऑप्शन नंबर बी। और मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया तो है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर, हेपेटाइटिस अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? दोस्तों हेपेटाइटिस अगर किसी को हो जाता है, किसी भी टाइप का, आपका हेपेटाइटिस ए है या बी है, तो हमारे शरीर में ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? हमारे लीवर यानी कि हमारे यकृत को, हमारे पेनक्रियास को, स्प्लीन तिल्ली को, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को? तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा? लीवर, है ना।
लीवर को ये अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस, और जिसकी वजह से पेल येलो कलर की बॉडी जो है वो हो जाती है। फीवर रहता है जो साइकिल्स में आपका आता और जाता रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऑर्निथोफिली इज अफेक्टेड बाय, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा अफेक्ट होता है? स्नेल्स के द्वारा, बेट्स के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, या बर्ड्स यानी कि पक्षियों के द्वारा। ठीक है, तो देखो ये पूछा गया है ऑर्निथोफिली किसके द्वारा अफेक्ट होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ये लिख दूँ ऑर्निथोलॉजी, तो आपका ये विज्ञान बन जाएगा। तो ध्यान रखना ऑर्निथोलॉजी लिखा हुआ है या ऑर्निथोफिली लिखा हुआ है, अगर आपको वर्ड मिलता है ऑर्निथो, ये वर्ड इंडिकेट करेगा हमेशा पक्षियों को, बर्ड्स को। ठीक है, लॉजी लगा तो बन जाएगा विज्ञान, और यहाँ पर आप बात करोगे तो बात करोगे सिर्फ पक्षियों के बारे में। ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स मार्क कर लें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लिग्नियस रॉक, निम्न में से कौन सी जो रॉक है वो लिग्नियस नहीं है। अच्छा दोस्तों, वैसे ये बात जो है ना, ये क्वेश्चन आपका वैसे ज्योग्राफी की फील्ड का ज़्यादा बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको आंसर पता है तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो डोलोमाइट इसका आंसर रहेगा वैसे सही, बट ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछा जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। कि कैल्शियम आप लोग खाते तो बहुत हो, है ना, लेकिन कैल्शियम एब्जॉर्ब तो होना चाहिए बॉडी के अंदर, हड्डियों के अंदर, तभी तो फायदा करेगा। तो कौन सा विटामिन है, ए, डी, बी या सी। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन डी मिलता है, सॉरी कौन सा विटामिन मिलता है, तो मिलता है विटामिन डी, ध्यान रखना। ठीक है, तो सनलाइट इसलिए ही इम्पॉर्टेंट होती है ताकि इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो विटामिन डी है वो एक्टिव हो जाए, और जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये आने वाले सभी कैल्शियम को अवशोषित करके रख लेगा हड्डियों के अंदर, और हड्डियां अच्छी रहेंगी, वीक नहीं होंगी। राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, दोस्तों सूर्य की सबसे बाहर की परत को किस नाम से जाना जाता है। लिथोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर या कोरोना, बताइए। सूर्य के सबसे बाहर की जो लेयर है ये किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ओके दोस्तों, आंसर आपका रहेगा यहाँ पर कोरोना। ठीक है, आंसर तो ज़्यादा किसी की तरफ से आया नहीं है, कुछ लोगों ने बताया है, जैसे कि निमी ने बताया था, निमी का आंसर बिल्कुल ठीक था। चलो ज्योति का आंसर यहाँ पर देखेंगे। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन नाइट्रोजन, निम्न में से कौन सा विटामिन है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों जिस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाएगा ये है विटामिन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फाइबर को बनाने के लिए। हमारी बॉडी में जितना भी फाइबर है ये विटामिन बी की वजह से ही बनता है। अगर ये कम हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर फाइबर नहीं बन पाएगा और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लो। साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, साइंस की वह शाखा जो मृदा से संबंध रखती है, जहाँ पर हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है। पेडोलॉजी, पेडागॉगी, इकोलॉजी या पोमोलॉजी। ठीक है, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर आपका एक ही रहेगा, पेडोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मृदा विज्ञान। देखो हिंदी वाले तो तुरंत बता देंगे हिंदी पढ़ के, इंग्लिश वालों को यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पोमोलॉजी आंसर सही नहीं है, पेडोलॉजी आंसर सही है। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नोन एज लाफिंग गैस, निम्न में से कौन सी गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए ट्राई कीजिए दोस्तों, कौन सी गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है।
तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा आपका? आप लोग आंसर मार्क करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राइट, क्योंकि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इन हाइडल पावर स्टेशन द मोशन प्रोड्यूस्ड इन टर्बाइंस इज ड्यू टू। दोस्तों जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किसके द्वारा चलाई जाती हैं? पानी के फ्लो के द्वारा, कोयले के जलाने से, डीजल के जलने से, या स्टीम के प्रोडक्शन के वजह से, यानी कि पहले स्टीम को बनाते हैं और फिर स्टीम के बनने से वो चलता है। तो भाई हाइडल पावर स्टेशन, हाइडल नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए जल के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ काम करेगी और वो है फ्लो ऑफ वाटर, है ना, पानी की बहाव का इसका यूज़ करते हैं, राइट। चलो बस, तो ये आपके आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फटाफट से मुझे ट्राई करके बताइएगा। द सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो सॉलिड वेस्ट है ये और किस नाम से जाना जाता है? सेज के नाम से, टॉक्सिक वेस्ट के नाम से, स्लज या स्क्रबर? दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, फटाफट से मुझे बताइए व्हाट कैन बी द राइट आंसर। ओके, आंसर आपका एक ही है और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्लज, है ना। सेज कुछ लोगों ने बोला है लेकिन स्लज इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा 45th के लिए। ओके चलिए, सो एक काम करते हैं, आपका जो आज का सेशन है वो इस क्वेश्चन के साथ आज यहाँ पर फिनिश करते हैं। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन के आंसर सबको समझ में आ गए हैं तो बिल्कुल भी इनको रिवाइज करना नहीं भूलना है। एंड ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्हें साथ में पढ़ना है डेली बेस पे, अपना फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, ठीक है। तो आपकी फिजिक्स में पढ़ा रही हूँ शाम को 7 बजे, कहाँ पर? वाईफाई 2.0 पर। तो अगर आप लोग अपना पूरा का पूरा बेसिक से क्लियर करना चाहते हैं, पूरा कंसेप्ट सब कुछ, पूरा आपका सामान्य विज्ञान, तो वाईफाई 2.0 पर कनेक्ट होना भूलना नहीं, शाम को 7 बजे मंडे से लेके फ्राइडे, ठीक है गाइज। बाकी हमारी पूरी टीम है जो आपको सब कुछ चीज़ें कवर करा देगी यूपीएसआई के साथ साथ लेखपाल के लिए भी और आपके सभी स्टेट के वनडे पेपर्स के लिए। सो गाइज आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो, बिल्कुल भी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मुझे तभी पता चल पाएगा कि आपका फीडबैक क्या था। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोग बैच को इनरोल करना चाहते हो, बैच आ रहा है ना, तो अगर आप लोग बैच में इनरोलमेंट करना चाहते हैं और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड नेहा लाइव, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखना, अगर आपको इनरोलमेंट कराना है तो ज़रूर इसका यूज़ कर लेना, तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। वीडियो को बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना सब दोस्तों के साथ में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने फीडबैक के बारे में, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।